Morning students, today we shall study the challenges to a political party. यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन सी चुनौतियां हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना पड़ती है। पहला चैलेंज जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना पड़ता है दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इन पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव सीन दैट देयर इज ऑलवेज अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस तरह की टेंडेंसी पॉलिटिकल पार्टीज में देखी जा रही है, जिससे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो पावर है वो एक लीडर में या कुछ एक लीडर्स में ही समाहित रहती है। वही पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करते हैं और सारी पावर को अपने हाथ में रखते हैं। और ये लीडर पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल इलेक्शन को कंडक्ट नहीं कराते और जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनके पास कोई सफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। सेकेंड इज डायनेस्टिक सक्सेशन। कुछ ऐसे लीडर्स हैं उनके बाद उनकी संतान या फैमिली मेंबर्स जो हैं वही पॉलिटिकल पार्टीज के ज़्यादातर अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी पर एक तरह का डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिलता है। सेकेंड इज मनी एंड मसल पावर। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स who can raise a lot of money and win the election by hook or by crook. Sometimes they gives tickets to the candidates who have criminal records. तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि वो ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं जिनके पास खूब सारा धन हो, मसल्स पावर हो, और अक्सर क्रिमिनल्स को भी टिकट दे दिया जाता है क्योंकि उनके जीतने की संभावना होती है। एक और बड़ा चैलेंज जो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। पॉलिटिकल पार्टीज there should be a difference among the ideologies of political parties in order to give fair choices to the voters. वोटर्स को चॉइसेस देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में फंडामेंटल डिफरेंसेस होना बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में आमतौर से एक ही आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट किया जाता है। भारत में पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए काफ़ी कोशिशें हुई हैं और कुछ कोशिशें इस तरह से हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो अपनी पार्टी को इलेक्शन जीतने के बाद चेंज ना कर सकें। दैट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ। ये इसलिए किया गया है क्योंकि ज़्यादातर इलेक्टेड मेंबर्स के अंदर ये टेंडेंसी देखने को मिली है कि वो इलेक्शन जीतने के बाद सत्ताधारी दल को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया है जिसके तहत धन का और अपराधियों का इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज़ में कम से कम हो सके, और हर कैंडिडेट के लिए ये ज़रूरी कर दिया गया है जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है कि वो एक एफिडेविट फाइल करे जिसमें वो अपनी सारी प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस अगर किसी कोर्ट में उसके खिलाफ चल रहा है उसका पूरा ब्यौरा वो इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन को देगा। एक थर्ड रिफॉर्म किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके तहत ये मैंडेटरी नेसेसरी कर दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, कि वो एक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन यानी कि विद इन द पार्टी इलेक्शन, पार्टी के अंतर्गत एक इलेक्शन को भी कंडक्ट कराएं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। A law should be made to regulate the internal affairs of political parties, और एक लॉ को भी बनाया जाना चाहिए जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। Apart from this, it should be made mandatory for political parties to give minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates. अक्सर ये देखने में आया है कि महिलाओं को टिकट देने में पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी गुरेज करती हैं, उनको देना अच्छा नहीं समझती, उन्हें लगता है कि शायद वेमेन कैंडिडेट्स इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे।
तो एक एफर्ट इस तरफ भी होने की ज़रूरत है जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कम से कम 1/3 टिकट्स महिलाओं को दें। इसके अलावा एक प्रपोज़ल है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, कि गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जिससे कि वो इलेक्शन को कंटेस्ट करें। गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को धन दे जिससे कि वो अपने इलेक्शन के खर्चों को पूरा कर सकें।